शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा 7वां नक्षत्र है और इसका चौथा भाग है, भाग 4, और ये लास्ट पार्ट है। 3 पार्ट अब तक बन चुके हैं, ये चौथा है। इसके अंदर जो विषय वस्तु पर आज हम प्रकाश डालेंगे उसमें है शुभ एवं अशुभ तारा, यानी पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए कौन सा नक्षत्र और कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से नक्षत्र और ग्रह अशुभ हैं। यह पुनर्वसु नक्षत्र का जातक या जातिका कौन सा व्यवसाय करे कि वो उसका व्यवसाय अच्छा हो, अच्छा चले, उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाए। इसके लिए वैध या वर्जित कार्य क्या होते हैं, कौन सा कार्य उसको करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। समस्या या उपचार, अगर इसमें पुनर्वसु नक्षत्र वालों को कोई समस्या आ जाए, शारीरिक समस्या आवे, आर्थिक समस्या आवे, किसी प्रकार की अगर उसको समस्या आवे तो कौन सा उपचार करे उसकी समस्या दूर हो जाए। यही चारों पॉइंट पर आज हम प्रकाश डालेंगे। पहला है शुभ एवं अशुभ तारा। इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इधर शुभ और अशुभ तारा चक्र लिखा हुआ है। यहाँ मैंने जन्म और ये 7 ताराओं का नाम लिखा हुआ है। जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यय तारा, साधक तारा, बद तारा, मैत्री तारा, अति मैत्र तारा। 9 ताराएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तारा चक्र होता है। एक मेरा वीडियो बना है 9 तारा चक्र का। तो इसमें जो पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुआ या विशाखा में पैदा होता है या पूर्व भाद्रपद में पैदा हो, तीनों का एक ही माना जाता है, क्योंकि तीनों के एक ही स्वामी रहते हैं। वो जन्म नक्षत्र है, अनुजन्म नक्षत्र, पूर्व जन्म नक्षत्र, त्रिजन्म नक्षत्र है। इसके लिए ये दूसरी तारा यानी पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, जो कि शनि जिसके स्वामी हैं, ये तीनों नक्षत्र इसके लिए संपत्ति लेकर के आएंगे। जब इस पर चंद्रमा गोचर करने लगेगा तो जान लीजिए कि इस पर कुछ इसको धन का प्रॉफिट होगा। और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, जो कि बुध के नक्षत्र हैं, ये इसके लिए विपत्ति लेके आएंगे। जब अश्लेषा नक्षत्र आएगा, ज्येष्ठा आएगा, रेवती आएगा, तो इसके लिए डेंजरस होगा, खतरनाक होगा ये। और मघा, मूल और अश्विनी, जो कि केतु के नक्षत्र हैं, ये इसके लिए हैप्पीनेस लेकर के आएंगे। जब ये नक्षत्र पर चंद्रमा गोचर करेंगे, इसको कुछ खुशहाली का काम, हैप्पीनेस, कुछ ये प्रसन्नता का काम इसको मिलेगा, इसकी सूचना मिलेगी। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, इसके लिए नुकसानदायी होंगे, इसको दुश्मनी पैदा करेंगे, इनिमिटी, प्रत्येरी। और शुक्र भी, जो इसके नक्षत्रपति होते हैं, वो भी लाभदायक नहीं होते हैं, वो भी अपनी दशा महादशा में नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए ये दुश्मनी 3 नक्षत्र हैं ये। फिर उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका और सूर्य, ये सब इसके फेवर में काम करेंगे। उत्तराषाढ़ा रहे, चाहे उत्तरा फाल्गुनी रहे, या कृतिका नक्षत्र रहे, या उसके नक्षत्रपति सूर्य रहे, जब उनकी दशा आएगी तो इसके लिए फेवर में काम करेंगे, जो पुनर्वसु नक्षत्र में जातक या जातिका पैदा हुआ है। इसके बाद आया हस्त, श्रवण और रोहिणी। ये तीनों नक्षत्र जो कि चंद्रमा के नक्षत्र हैं, इसको टार्चर करेंगे, बध बरोबर काम करेंगे। मृत जैसे किसी का बध कर डालें, मार डालें, इस प्रकार से इसको टार्चर करेंगे, इसको परेशान करेंगे। और चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, ये तीनों नक्षत्र जो हैं, इसको फ्रेंडशिप लाएंगे, मैत्री, इन तीनों नक्षत्रों में। और मंगल की दशा में भी इसको लोगों से मित्रता बढ़ेगी, दुश्मनी खत्म होगी, मित्र बढ़ेंगे।
और स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा और जो ये राहु के नक्षत्र हैं ये अति मैत्र, अत्यधिक मित्रता पैदा करेंगे, यानी इसके लिए अच्छे होंगे। अब शार्ट में हम बता दूं कि तीसरा नक्षत्र विपत्ति और प्रत्यरी, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, और पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी, और सातवें का हस्त, श्रवण और रोहिणी, ये 9 नक्षत्र जो है इसके हित में नहीं रहेंगे, इसमें इसको प्रॉब्लम होगी। और जितने नक्षत्र हैं सब में इसको कुछ न कुछ लाभ होएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए कौन सी शुभ तारा है इसमें और कौन सी अशुभ है। केवल अशुभ अशुभ निकाल दीजिए, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती और पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी और हस्त, श्रवण और रोहिणी, इतना निकाल दीजिए तो सबके लिए जितने और नक्षत्र बचेंगे 18 नक्षत्र इसके लिए फायदेमंद होंगे। अब आया दूसरा पॉइंट, व्यवसाय। ये कौन सा व्यवसाय करे पुनर्वसु नक्षत्र वाला कि इसका व्यवसाय प्रफुल्लित रहे। पहली बात तो व्यवसाय निकालते कैसे हैं, जो ऑनलाइन कुंडलियाँ बनती हैं या कहीं कहीं किताबों में आप देखते हो इकट्ठा सब लिख देते हैं, पता नहीं लगता कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है। लेकिन उसका रीजन होता है, जो इस नक्षत्र के देवता हैं या राशियों के देवता हैं या नवमांस के देवता हैं या नक्षत्रपति हैं, उनसे किस व्यवसाय में, किस प्रोफेशन में सहायता मिलती है, इसी से वो निकाला जाता है। तो पहले हम बताएंगे पुनर्वसु नक्षत्र आता है मिथुन राशि में और उसके 3 चरण इसका मिथुन राशि में आता है। उसके देवता होते हैं बुध। अब बुध का अगर ये व्यवसाय करे पुनर्वसु नक्षत्र में जो पैदा हुआ तो इसके लिए बेनिफिट होगा। अब बुध का क्या व्यवसाय है, बुद्ध एक व्यापारी है, बुद्धि, संचार और वाणी क्या वो कारक है। तो व्यापार का काम बुद्धि का काम, संचार का काम, वाणी संबंधी काम करे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अब उसमें क्या काम हो सकता है, जैसे वे अकाउंटिंग का काम करे, बैंकिंग का काम करे, स्टेशनरी का काम करे, आईटी का काम करे, सॉफ्टवेयर का काम करे, मार्केटिंग का काम करे, शेयर बाजार का काम करे, पत्रकारिता का काम करे, मोबाइल का काम करे, इंटरनेट सेवा जो वाईफाई का काम होता है वो भी वो काम करे, डिजिटल मार्केटिंग करे, सीए करे, वित्तीय विश्लेषक हो जो विश्लेषण करते हैं, और कोचिंग सेंटर चलाए, किसी भाषा का अनुवादक हो जाए, ट्रांसलेटर जिसको कहते हैं, जनसंपर्क विशेषज्ञ हो जाए, पन्ना का व्यवसाय करे क्योंकि पन्ना हरे कलर का होता है, बुद्ध का रंग हरा होता है, हरे रंग की किसी भी वस्तु का व्यवसाय करे, तोता का व्यवसाय कर सकता है, घास का व्यवसाय कर सकता है। इस प्रकार से जो बुद्ध के व्यवसाय, बुद्ध ग्रह से रिलेटेड, वो अगर वो व्यवसाय करे ये पुनर्वसु नक्षत्र वाला तो उसके लिए बेनिफिट होगा। और कौन सा व्यवसाय करे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र के नक्षत्रपति होते हैं गुरु, बृहस्पति। तो बृहस्पति का जो व्यवसाय है वो करे, बृहस्पति गुरु जी हैं तो वो पुजारी क्या काम करे, क्योंकि गुरु जी पुजारी हैं। प्रोफेसर का काम कर सकता है, परामर्श सलाहकार काम कर सकता है, शिक्षक हो सकता है, ज्योतिषी का काम करे, आचार्य का काम करे, मंदिर का ट्रस्टी हो सकता है, वो कथावाचक भी हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है। बृहस्पति भगवान का रंग है पीला, वो पीले वस्तु का व्यापार जैसे सोना का व्यवसाय कर सकता है, अर्थशास्त्री हो सकता है, बेसन और चना भी पीला कलर का होता है उसका भी वो व्यवसाय कर सकता है, फल भी पीले होते हैं फल का व्यवसाय कर सकता है। तो ये जो पुनर्वसु नक्षत्र के 2 देवता, ये जो आया बुध और आए बृहस्पति, तो दोनों का व्यवसाय वो कर सकता है। और कौन व्यवसाय कर सकता है पुनर्वसु नक्षत्र वाला, पुनर्वसु का पहला चरण मेष राशि में आता है। तो जो पहले चरण में पैदा हुआ उसके लिए एक्स्ट्रा व्यवसाय है,
दूसरे चरण वालों के लिए एक्स्ट्रा व्यवसाय, तीसरे चरण वालों के लिए एक्स्ट्रा व्यवसाय, चौथे चरण वालों के लिए एक्स्ट्रा और सब व्यवसाय। अब जो पहले चरण में पैदा हुआ तो मंगल है, उसका मेष राशि, उसका नवमांश में जाता है वो, तो उसका देवता है मंगल राशि, तो मंगल का भी ये काम कर सकता है। जैसे मंगल भूमिपुत्र हैं तो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर सकता है, कृषि का काम कर सकता है, इंजीनियरिंग का काम कर सकता है। वो मेष राशि का तत्व तो अग्नि है, अग्नि से रिलेटेड काम कर सकता है, अग्नि से रिलेटेड जैसे अग्निशमन अधिकारी बन सकता है, और वो चूँकि वो सैनिक है तो सेना में जा सकता है, पुलिस का काम कर सकता है, धातु उद्योग का काम कर सकता है, अस्त्र शस्त्र लिया है तो नाई क्या काम कर सकता है, शल्य वो ऑपरेशन वाला डॉक्टर बन सकता है, एमएस, और वो क्या कहा जाता है, वो विद्युत विभाग में जा सकता है, भट्ठे का काम चूँकि अग्नि से रिलेटेड है, भट्ठे का काम कर सकता है, बेकरी से काम कर सकता है, रेस्टोरेंट चला सकता है, लोहार का काम कर सकता है, कसाई का भी काम कर सकता है, क्योंकि कसाई में भी चाकू चाकू काटा जाता है। और जो अस्त्र शस्त्र, वो मंगल का वो एक सेनापति है तो उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र रहेगा तो शस्त्र वाला काम कर सकता है। तो जो प्रथम चरण में पैदा हुआ है, जिसका कि मेंस नवमांश जाता है, तो मंगल का भी काम वो करे तो उसके लिए वो प्रफुल्लित रहेगा, उसका व्यवसाय चलेगा। अब जो दूसरे चरण में पैदा हुआ, इस पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में पैदा हुआ, तो दूसरा चरण वृषभ राशि में आता है, उसके देवता शुक्र होते हैं। तो बुध और गुरु का तो काम सभी लोग करेंगे, ये एक्स्ट्रा काम करेगा और शुक्र का भी काम कर सकता है जो दूसरे चरण में हुआ है। अब शुक्र क्या काम करता है? शुक्र कलाकार हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, मनोरंजन क्षेत्र में काम कर सकते हैं, पिक्चर में काम कर सकते हैं, नाटक में काम कर सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का काम कर सकते हैं, और हीरे जवाहरात का काम कर सकते हैं। ये यौन रोग चिकित्सक भी हो सकता है, फैशन उद्योग में जा सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर का काम कर सकता है, लग्जरी होटल का काम कर सकता है, सेंट जिसको इत्र कहते हैं, इत्र का, क्योंकि शुक्र जो है वो रंगीला है, वो जो है सजने संवरने वाला है, इसलिए उस टाइप का भी काम वो कर सकता है जो दूसरे चरण में पैदा हुआ। जो तीसरे चरण में पैदा हुआ, तीसरा चरण मिथुन राशि में जाता है, मिथुन नवमांश में जाता है, तो बुध के अंतर्गत वो आ गया, जो कि मैंने पहले बुध का ही पढ़ा दिया था कि बुध कौन कौन सा व्यवसाय बुध का होता है। अब जो चौथे चरण में आया, चौथा चरण कर्क राशि में होता है। जो पुनर्वसु नक्षत्र का चौथे चरण में पैदा हुआ वो उसका नवमांश कर्क राशि में है, तो कर्क राशि में होने के नाते उसका देवता चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा का भी वो काम करेगा। अब चंद्रमा क्या काम करता है? चंद्रमा का कलर सफ़ेद है, शुभ्र कलर माना जाता है, तो चांदी क्या काम कर सकता है? दूध का काम कर सकता है। चंद्रमा जल के कारक हैं तो जल का काम को कर सकता है, टूरिज्म का काम कर सकता है, क्योंकि टूरिज्म में भागना रहता है, चंद्रमा दौड़ता बहुत तेज है, चंद्रमा चर में है, इसलिए वो टूरिज्म काम करे, शीतल पेय का काम कर सकता है, मिनरल वाटर काम कर सकता है, जल प्रबंधन का काम कर सकता है, कोरियर का भी काम, क्योंकि कोरियर में भाग दौड़ रहता है, बीमा एजेंट का भी काम कर सकता है, क्योंकि एजेंट भी बहुत भागते दौड़ते हैं। इस प्रकार से इसका व्यवसाय हुआ कि पुनर्वसु नक्षत्र वाला किस टाइप का व्यवसाय करे उसके लिए वो बेनिफिट रहेगा। वह धनुर्धर भी हो सकता है, क्योंकि इसका लक्षण तूणीर है, जो बाण से युक्त जो तरकश लिया रहता है वो एक लक्ष्य मारता है, तो उसके लिए वो भी काम कर सकता है, यानी खेल कूद में भी ये जा सकता है और उसमें अच्छा अपना रोल अदा कर सकता है। तो शायद आपको पुनर्वसु नक्षत्र का व्यवसाय क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब अगला तीसरा पॉइंट है वैध या वर्जित कार्य। कौन सा ये कार्य करे किसके लिए अच्छा हो और कौन सा कार्य करे किसके लिए खराब होगा। अब वैध कार्य में हम बताते हैं कि वैध कार्य क्या करे। ये तीर्थ यात्रा का काम कर सकता है,
आरोग्य से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, हॉस्पिटल का काम करे या वो दवा की फैक्ट्री बनाए या फार्मेसी का काम करे, ये भी काम करे तो इसके लिए वो वैध कार्य है, उसके लिए अच्छा पड़ेगा। और क्या काम कर सकता है? बिगड़ते संबंध को, किसी का संबंध बिगड़ रहा हो तो उसको ये सुधारने का भी काम कर सकता है। और क्या काम कर सकता है? कृषि से संबंधित कार्य कर सकता है, बागवानी से संबंधित कार्य करे तो इसके लिए अच्छा होगा। और पूजा पाठ से रिलेटेड काम करे, मंत्रों का ये जप करे, शिक्षा संबंधी काम करे, ये शिलान्यास करे, नींव भूमि पूजन करे, विवाह इत्यादि करे, शुभ कार्य अगर इसमें ये करे तो इसके लिए ये वैध कार्य है और इसके लिए ये कल्याण पद कार्य होगा। अब इसके लिए वर्जित कार्य क्या है? कौन सा कार्य ये न करे? पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए धन देना, उधार देना या कर्जा देना और धन लेना, दोनों इनके लिए वर्जित किया गया है। क्योंकि धन देगा तो जल्दी पाएगा नहीं, लेगा तो जल्दी कर्जा उऋण नहीं होगी। और वैर विरोध या वैमनस्य के कारण कानूनी विवाद हो जाए, मुकदमा हो जाए तो ये भी इनको वैर विरोध या कानूनी विवाद में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि जो पुनर्वसु नक्षत्र वाला है अगर इसमें फंसता है तो इनका जल्दी मुकदमा समाप्त नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वैर विरोध या वैमनस्यता के कारण जो कानूनी विवाद होते हैं, मुकदमेबाजी होते हैं, उसमें ये न फंसे। अब अगला कार्य, अगला जो पॉइंट है, समस्या या उपचार। इस पर जब समस्या आती है पुनर्वसु नक्षत्र वालों के ऊपर, समस्या कब आती है? जब इसके अंगों में तकलीफ होने लगती। इसका अंग मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ हूँ, आप उसको देख लीजिए। इसके अंग क्या है? इसके अंग छाती से लेकर के गले तक के अंग हैं। जब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या इस पर पुनर्वसु नक्षत्र पर कोई बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या इसका जिस नक्षत्र पर, जिस राशि में है वो राशिपति छठें भाव, 8वें भाव अथवा 12वें भाव में बैठ जाता है, जो कि दुख के भाव हैं, तो उसके ऊपर अनेक प्रकार के पुनर्वसु नक्षत्र वालों के ऊपर कष्ट आने लगते हैं। तो कष्ट आए तो उसका उपचार क्या है? उपचार के लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि चूंकि इसके देवता, पुनर्वसु के देवता जो हैं, देव माता अदिति है, अदिति की पूजा करे। और किसकी पूजा करे? दुर्गा की करे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों की पूजा करने से ये इसके दुख दूर होते हैं। और एक विशेष बात बताई गई नक्षत्र माहेश्वरी के अंतर्गत कि किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की, यानी हर महीने चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण से लेकर फाल्गुन तक हर महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन हम विष्णु भगवान के मंदिर में जाएं, वहाँ पर 12 आदित्य और अदिति और कश्यप। कश्यप कौन है? अदिति के हस्बैंड हैं, उनके पति हैं। जो 12 आदित्य हैं उनके पिता हैं, उनकी हम पूजा करें। और पूजा करने के बाद और कम से कम 1 साल 1 वर्ष तक पूजा करें। और एक मंत्र भी दिया गया, ओम आम आदित्येभ्यो नमः, ओम आम आदित्येभ्यो नमः। इस मंत्र का हम जप भी करें तो इस पुनर्वसु नक्षत्र के ऊपर आने वाली समस्याएं दूर हो जाती हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो शायद आप इसको समझ गए होंगे।
और वो जो अब हम पूजा स्टार्ट करें, या तो वो द्वादशी के दिन करें अथवा एक और उसमें अपना जन्म नक्षत्र, जैसे जन्म नक्षत्र हमारा पुनर्वसु है, तो पुनर्वसु जब लगा रहे, पुनर्वसु पर चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, तब हम पूजा वो अपना स्टार्ट करें। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा आज का पॉइंट कि पुनर्वसु नक्षत्र के क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या ताराएं हैं, क्या क्या व्यवसाय है, उनके वर्जित और वैध कार्य हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो इसका जिज्ञासु हो उसको शेयर भी करें। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।